दोपहर की तपती हवा सड़क पर अजीब सा सन्नाटा घोल रही थी, जैसे कुछ होने वाला हो। ट्रैफिक सामान्य था, गाड़ियां अपनी रफ्तार से चल रही थी, लेकिन उसी भीड़ में एक पुलिस वैन थी जिसकी चाल में हल्की बेचैनी साफ दिख रही थी। वैन के पीछे बैठा संदीप उर्फ काला झठेड़ी हथकड़ियों में था। उसका चेहरा शांत था, मगर आंखें लगातार बाहर झांक रही थीं, जैसे वह हर सेकंड को महसूस कर रहा हो और किसी सही पल का इंतजार कर रहा हो। अचानक एक काली स्कॉर्पियो तेज रफ्तार से आई, वैन को पार किया और झटके से सामने तिरछी खड़ी हो गई। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक लगाया, वैन रुक गई। इससे पहले कि पुलिस वाले कुछ समझ पाते, 4 नकाब पहने लोग गाड़ी से कूदकर बाहर आए और फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की आवाज से माहौल गूंज उठा, शीशे टूटकर अंदर गिरने लगे। पुलिसकर्मी संभलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमला इतना तेज था कि उन्हें मौका ही नहीं मिला। इसी बीच एक हमलावर ने मिर्च पाउडर फेंका, लाल धूल हवा में फैल गई और वैन के अंदर बैठे लोग कुछ पल के लिए कुछ देख ही नहीं पाए। उसी अफरा तफरी में एक आवाज आई, भाई वक्त आ गया, जल्दी नीचे उतर। काला झठेड़ी ने तुरंत समझ लिया कि उसके लोग आ गए हैं। हाथ बंधे होने के बावजूद वह फुर्ती से नीचे उतरा, जैसे इसी पल का इंतजार कर रहा हो। चारों हमलावर उसे घेरे हुए तेजी से स्कॉर्पियो की तरफ बढ़े। एक कांस्टेबल ने हिम्मत करके उसे पकड़ने की कोशिश की। तभी एक हमलावर ने हवा में गोली चलाई और चिल्लाया, हटो, किसी को नुकसान नहीं चाहिए, बस रास्ता दो। कुछ ही सेकंड में काला झठेड़ी गाड़ी में बैठ चुका था। दरवाजा बंद हुआ, गाड़ी ने रफ्तार पकड़ी और धूल उड़ाती हुई वहां से निकल गई। पीछे रह गई टूटी हुई वैन, घायल पुलिसकर्मी और एक ऐसा सन्नाटा जिसमें भरोसा टूट चुका था। फरवरी 2020 की यह घटना हरियाणा पुलिस के लिए बड़ा झटका थी। दिनदहाड़े हिरासत से आरोपी को छुड़ाकर ले जाना सिर्फ हिम्मत नहीं, बल्कि पक्की प्लानिंग का संकेत था। इस घटना के बाद काला झठेड़ी का नाम और ज्यादा डर के साथ लिया जाने लगा। लेकिन उसकी कहानी सिर्फ इस फरारी तक सीमित नहीं है। असली शुरुआत तो उससे काफी पहले हुई थी। हरियाणा के सोनीपत जिले के झठेड़ी गांव में जन्मा संदीप एक सामान्य परिवार से था। पिता खेती करते थे और घर का माहौल सीधा सादा था। बचपन में वह शांत स्वभाव का लड़का था, न किसी से झगड़ा, न कोई गलत आदत। उसने 10वीं और 12वीं तक पढ़ाई की और बाद में केबल ऑपरेटर का काम भी किया। घर वालों को उम्मीद थी कि वह धीरे धीरे अपनी जिंदगी संभाल लेगा, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी उसकी संगत बदलने लगी। गांव के कुछ लड़कों के साथ उठना बैठना शुरू हुआ जो छोटे मोटे अपराध करते थे। शुरुआत में मामूली झगड़े हुए, फिर चोरी और छीना झपट्टी तक बात पहुंच गई। असली मोड़ तब आया जब 29 सितंबर 2004 को दिल्ली के सिरसपुर इलाके में उसने एक राहगीर से मोबाइल छीनने की कोशिश की। इस बार किस्मत ने साथ नहीं दिया और पुलिस ने उसे वहीं पकड़ लिया। यह उसका पहला केस था जो समयपुर बादली थाने में दर्ज हुआ। उस वक्त उसकी उम्र करीब 17-18 साल थी। कुछ दिन जेल में रहा और फिर जमानत पर बाहर आ गया। लेकिन जेल का अनुभव उसके लिए टर्निंग पॉइंट बन गया। वहां उसने ऐसे लोगों को देखा और सुना जो बड़े अपराधों में शामिल थे। धीरे धीरे उसका नजरिया बदलने लगा। वहीं उसे काला झठेड़ी नाम मिला, जो बाद में उसकी पहचान बन गया। जेल से बाहर आने के बाद वह पहले जैसा नहीं रहा। अब छोटे अपराध उसे छोटे लगने लगे थे। उसने लूट, डकैती और मारपीट जैसे बड़े मामलों में कदम रखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका संपर्क बड़े अपराधियों से हुआ और वह उनके नेटवर्क का हिस्सा बनता चला गया। अब वह सिर्फ एक गांव का लड़का नहीं रहा था, बल्कि अपराध की दुनिया में अपनी जगह बना चुका था। फिर कहानी ने तेज मोड़ लिया। जून 2009 में रोहतक के सांपला इलाके में एक लूट के दौरान गोली चली और एक आदमी की जान चली गई। यह वही घटना थी जिसने काला झठेड़ी को छोटे अपराधों की भीड़ से निकालकर सीधे सुर्खियों में ला खड़ा किया। कुछ ही महीनों बाद मार्च 2010 में सोनीपत के गोहाना में एक और हत्या के मामले में उसका नाम सामने आया। लगातार 2 कत्लों ने साफ कर दिया कि अब वह सिर्फ छीना झपटी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि खतरनाक अपराधियों की लिस्ट में शामिल हो चुका है। इन घटनाओं के बाद पुलिस हरकत में आ गई। दिल्ली और हरियाणा में उसकी तलाश तेज हो गई। जगह जगह दबिश दी जाने लगी, पोस्टर लगाए गए और उसका नाम पूरे एनसीआर में फैलने लगा। लेकिन वह पकड़ से दूर रहा। इस बीच उसकी सोच भी बदल रही थी। अब वह अकेले काम करने के बजाय अपना गिरोह खड़ा करने में जुट गया। उसने ऐसे लड़कों को अपने साथ जोड़ना शुरू किया जो बेरोजगारी और गुस्से में भटके हुए थे। वह उन्हें समझाता,
अगर पैसा और नाम चाहिए तो डर छोड़ो और मेरे साथ चलो। उसके आत्मविश्वास और अंदाज का असर ऐसा होता कि कई लड़के तुरंत उसके साथ जुड़ जाते। कुछ ही समय में उसने हथियारों का इंतजाम कर लिया और उसका नेटवर्क दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान तक फैल गया। जमीन के झगड़े सुलझाना, कारोबारियों से पैसे वसूलना और इलाके में दबदबा बनाना उसके गिरोह का रोज का काम बन गया। लोग कहने लगे, काला बोलेगा तो मामला अपने आप शांत हो जाएगा। उसी दौरान एनसीआर में पहले से कई बड़े नाम सक्रिय थे, जैसे नीरज बवाना, जितेंद्र गोगी, टीटू और लॉरेंस बिश्नोई। इन्हीं के बीच काला जठेड़ी भी तेजी से अपनी जगह बना रहा था। शुरुआत में उसने छोटे गैंग्स के साथ काम किया, लेकिन जल्द ही खुद मैदान में उतरकर अपने इलाके पर पकड़ मजबूत करने लगा। धीरे धीरे उसका नाम दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड तक पहुंच गया। लेकिन जैसे जैसे उसकी ताकत बढ़ी, वैसे वैसे दुश्मन भी बढ़ते गए। पुलिस के लिए वह सिरदर्द बन चुका था। हत्या, अपहरण, रंगदारी और डकैती जैसे मामलों में उसका नाम बार बार सामने आने लगा। दिल्ली पुलिस के रिकॉर्ड में उसके खिलाफ 15 से ज्यादा केस दर्ज हो चुके थे और दूसरे राज्यों को जोड़ें तो यह आंकड़ा 2 दर्जन से भी ऊपर चला गया था। इसी बीच उसकी दुश्मनी नीरज बवाना से गहराती चली गई। बवाना तिहाड़ जेल से ही अपना नेटवर्क चला रहा था और पूरे एनसीआर पर कब्जा चाहता था। दोनों के बीच तनाव इतना बढ़ गया कि अपराध की दुनिया में कहा जाने लगा, अगर बवाना और झट्टे आमने सामने आ गए तो बात सिर्फ गोलियों से होगी। लेकिन इस दुनिया में हर रिश्ता दुश्मनी का नहीं होता। कुछ रिश्ते फायदे और मजबूरी से भी बनते हैं। इसी कड़ी में काला जठेड़ी का संपर्क लॉरेंस बिश्नोई से हुआ। दोनों के बीच समझ बनती गई। बिश्नोई ने कहा, उधर का मैं संभाल लूंगा, दिल्ली हरियाणा तुम देखो। धीरे धीरे दोनों गैंग एक साथ काम करने लगे। पैसे, हथियार और नेटवर्क सबका तालमेल बनने लगा। काला जठेड़ी अपने लड़कों से साफ कहता, काम सीधा होना चाहिए, कोई गलती नहीं। अब वह सिर्फ एक नाम नहीं था, बल्कि संगठित अपराध की दुनिया में एक मजबूत पहचान बन चुका था। काला जठेड़ी अपने लड़कों से साफ कहता था, मौका मिले तो आदेश का इंतजार मत करना। धीरे धीरे यह बात फैलने लगी कि एनसीआर में लॉरेंस बिश्नोई का असर तो है, लेकिन जमीन पर कमान काला के हाथ में है। सच भी कुछ ऐसा ही था। उसका नेटवर्क, उसका डर और उसका फैलाव सब मिलकर उसे सिर्फ एक गैंगस्टर से कहीं ज्यादा बना चुके थे। वह अब कई राज्यों में फैला एक संगठित सिस्टम बन गया था। जैसे जैसे उसका और लॉरेंस बिश्नोई का तालमेल मजबूत हुआ, वैसे वैसे दोनों का दबदबा भी बढ़ता गया। उत्तर भारत के अपराध जगत में एक नया नाम गूंजने लगा, बिश्नोई जठेड़ी सिंडिकेट। कहा जाने लगा कि काला जठेड़ी के इशारे पर सैकड़ों शूटर खड़े हो सकते हैं। कई छोटे गैंग भी उसके साथ जुड़ चुके थे और उसकी छाया में काम करने लगे थे। उसके करीबी लोगों में एक नाम खास तौर पर चर्चा में रहता था, काला राणा। वह खुद कई राज्यों में वांटेड था और जठेड़ी का भरोसेमंद माना जाता था। उस पर उस समय 7 लाख का इनाम था और पुलिस से बचने के लिए उसने नकली पासपोर्ट के सहारे थाईलैंड भागने की कोशिश भी की थी। ऐसे लोगों के साथ खड़ा काला जठेड़ी पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन चुका था। दिल्ली और हरियाणा में उसका खौफ इतना बढ़ गया था कि लोग उसका नाम लेने से भी कतराने लगे। कारोबारियों के बीच तो उसकी कॉल ही डर पैदा करने के लिए काफी थी। कई लोग कहते, भाई जितना बोलोगे उतना दे देंगे, बस पंगा मत लेना। ऐसे भी मामले सामने आए जहां वह जेल में बैठकर फोन करता और बाहर उसके आदमी उसी वक्त वसूली कर लेते। पुलिस पर दबाव लगातार बढ़ रहा था क्योंकि उसके खिलाफ मामलों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही थी। तभी मई 2021 में एक घटना ने पूरे देश का ध्यान खींच लिया। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार और उसके साथियों का विवाद युवा पहलवान सागर धनखड़ और उसके दोस्त सोनू से हो गया। बात इतनी बढ़ी कि सागर की मौत हो गई, जबकि सोनू किसी तरह बच निकला। जांच आगे बढ़ी तो एक चौंकाने वाली कड़ी सामने आई। सोनू काला जठेड़ी का भांजा था। इसके बाद धीरे धीरे यह भी सामने आया कि सुशील कुमार और काला जठेड़ी के बीच पहले से जमीन और पैसों को लेकर तनाव चल रहा था। कहा गया कि सुशील को कई बार जठेड़ी की तरफ से धमकियां मिली थीं। शायद इसी वजह से उसने सागर और सोनू के जरिए अपना दबदबा दिखाने की कोशिश की, लेकिन मामला उल्टा पड़ गया। सागर की मौत ने पूरे देश को झकझोर दिया और सुशील खुद गिरफ्तार होकर जेल पहुंच गया। पूछताछ में उसने कहा, मुझे अपनी जान का खतरा था, मैं काला जठे से डर गया था। इस बयान के बाद
मामला और गर्म हो गया। मीडिया में लगातार चर्चा होने लगी कि एक ओलंपिक मेडलिस्ट तक गैंगस्टर के डर में जी रहा था। लोग हैरान थे। एक तरफ अपराध खत्म करने की बातें होती हैं, दूसरी तरफ देश का नाम रोशन करने वाला खिलाड़ी भी ऐसे डर के साए में था। यह घटना कई हफ्तों तक चर्चा में रही और इसने काला झठेड़ी के नाम के साथ जुड़ा डर और भी गहरा कर दिया। इस घटना के बाद काला झठेड़ी का नाम सिर्फ पुलिस की फाइलों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आम लोगों की बातचीत का हिस्सा बन गया। लोग कहते, यार उसका नाम ही काफी है, सामने आ जाए तो हालत खराब हो जाती है। उसी दौरान वह खुद भी गिरफ्त से दूर रहने के लिए लगातार ठिकाने बदल रहा था। जिस फरारी का जिक्र पहले हुआ, उसकी नींव असल में 2020 की शुरुआत में ही पड़ चुकी थी, जब हरियाणा पुलिस ने उसे एक पुराने मामले में गिरफ्तार किया था। 2 फरवरी 2020 को उसे गुरुग्राम से फरीदाबाद कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया गया और वापसी में हुआ हमला उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया। उसके लोगों ने रास्ते में वैन रोककर उसे छुड़ा लिया और वह धुएं की तरह गायब हो। उसके बाद वह पूरी तरह अंडरग्राउंड हो गया। तरह तरह की बातें फैलने लगी। कोई कहता नेपाल के रास्ते दुबई निकल गया, तो कोई बोलता मलेशिया में छिपा है। असलियत बस इतनी थी कि वह लगातार जगह बदल रहा था और पुलिस से काफी दूर निकल चुका था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और काउंटर इंटेलिजेंस उसकी तलाश में लगी थी, लेकिन वह हर बार हाथ से फिसल जाता। इसी बीच मार्च 2021 में एक और चौंकाने वाली घटना हुई। दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल में दिन के वक्त अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी। ये किसी के लिए भी सामान्य बात नहीं थी। हुआ यह कि काला झठेड़ी का करीबी आदमी कुलदीप मान उर्फ फज्जा पुलिस की गिरफ्त में था और मेडिकल जांच के लिए अस्पताल लाया गया था। लेकिन काला झठेड़ी को इसकी खबर पहले ही मिल चुकी थी। उसने अपने लोगों से साफ कहा था, आज ही मौका है, फज्जा को निकालना है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। कुछ गाड़ियां अस्पताल के बाहर आकर रुकी, जिन पर पुलिस जैसे स्टिकर लगे थे, और कुछ लोग वर्दी जैसी ड्रेस में थे। देखने में सब कुछ आधिकारिक लग रहा था। एक पुलिसकर्मी ने शक जताते हुए पूछा, कहां से आए हो? सामने वाले ने आराम से जवाब दिया, अंदर से कॉल आया है, तुरंत जाना है। और अगले ही पल गोलियां चलने लगी। अस्पताल के गलियारों में अफरा तफरी मच गई। मरीज, डॉक्टर और स्टाफ सब अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। इसी हड़कंप के बीच हमलावरों ने फज्जा को पुलिस की पकड़ से छुड़ा लिया। बाहर लाते ही उसने राहत की सांस ली और बोला, भाई लगा था आज बच नहीं पाऊंगा। जवाब आया, चल जल्दी, वक्त कम है। उसे गाड़ी में बैठाया गया और वे लोग कुछ ही सेकंड में वहां से निकल गए। जाते जाते उन्होंने मिर्ची पाउडर भी फेंका ताकि पीछा करना मुश्किल हो जाए। कुछ ही देर में सब खत्म हो गया। बाहर सन्नाटा था, अंदर डर और घबराहट। एक कैदी पुलिस की आंखों के सामने से गायब हो चुका था। यह घटना दिल्ली पुलिस के लिए बड़ा झटका बनी और पूरे शहर में नाकेबंदी कर दी गई। आसपास के राज्यों हरियाणा, राजस्थान और पंजाब में भी अलर्ट जारी हुआ। मीडिया में हर तरफ यही चर्चा थी कि इस पूरे ऑपरेशन के पीछे मास्टरमाइंड काला झठेड़ी है। एंकर तक हैरानी से कह रहे थे, यह तो बिल्कुल फिल्म जैसा लग रहा है, लेकिन यह सब असल में हुआ है। लेकिन जितनी तेजी से वह खेल आगे बढ़ा था, उतनी ही जल्दी किस्मत ने करवट भी ले ली। जिस फज्जा को इतनी बड़ी योजना बनाकर छुड़ाया गया था, वह ज्यादा दिनों तक आजाद नहीं रह सका। स्पेशल सेल ने उसे ट्रैक करते करते आखिरकार घेर लिया और मुठभेड़ में मार गिराया। उसी दौरान काला झठेड़ी का एक और करीबी रवि मलिक भी खत्म हो गया। यह साफ संकेत था कि पुलिस अब पीछे हटने वाली नहीं है। उसके कई साथी या तो पकड़े जा चुके थे या एनकाउंटर में मारे जा रहे थे, लेकिन खुद काला झठेड़ी अब भी हाथ नहीं आ रहा था। जीटीबी अस्पताल वाली घटना के बाद उसकी तलाश और तेज कर दी गई। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब तक अलग अलग टीमें उसके पीछे लगी थीं। हर थाने में उसके पोस्टर लगे थे और वायरलेस पर बार बार उसका नाम सुनाई देता था। पुलिस वाले आपस में कहते, जहां भी छिपा है खुद को बहुत चालाक समझ रहा होगा, लेकिन ज्यादा दिन नहीं बचे। उस वक्त की सच्चाई यही थी कि वह गायब था और पूरे उत्तर भारत में उसका नाम डर पैदा कर रहा था। उसकी फरारी पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन चुकी थी। हर दिन नई रणनीति बनती, हर सूचना पर तुरंत कार्रवाई होती। करीब 6 महीनों में 40 से ज्यादा रेड अलग अलग राज्यों में डाली जा चुकी थी। दिल्ली से लेकर हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, हिमाचल, गोवा और महाराष्ट्र तक जहां भी उसके होने की भनक मिलती, पुलिस तुरंत पहुंच जाती। लेकिन हर बार जवाब एक ही मिलता, वह कुछ देर पहले ही यहां से निकला है।
कई बार तो ऐसा हुआ कि पुलिस को रास्ते में ही पता चला कि वह कुछ मिनट पहले पीछे की गली से निकल गया। गोवा के एक रिसोर्ट की सूचना सबसे मजबूत मानी गई थी, लेकिन वहां भी खाली कमरे ही मिले। ऐसा लगने लगा था जैसे वह खुद यह खेल खेल रहा हो, एक ऐसा खेल जिसमें हर चाल उसे पहले से पता होती थी। कभी कभी पुलिसकर्मी झुंझलाकर कहते, हर बार कैसे बच जाता है ये, और जवाब मिलता, वक्त रहते जगह बदल देता है, पकड़ में नहीं आ रहा। पुलिस ने हर संभव तरीका आजमाया, यहां तक कि लॉरेंस बिश्नोई को भी रिमांड पर लेकर पूछताछ की गई, जो उस समय जेल में था। उम्मीद थी कि उसके जरिए काला जठेड़ी तक पहुंचने का कोई रास्ता मिलेगा। कुछ जगहों के नाम भी सामने आए, लेकिन जब तक पुलिस वहां पहुंचती वह पहले ही निकल चुका होता। साफ था कि या तो उसे पहले से खबर मिल रही थी या फिर वह हर कदम बहुत सोच समझ कर उठा रहा था। फिर आखिरकार वह सुबह आई जिसका महीनों से इंतजार था। जुलाई 2021 की एक गर्म सुबह दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को पुख्ता जानकारी मिली कि काला जठेड़ी अपनी प्रेमिका अनुराधा के साथ उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक फार्म हाउस में छिपा हुआ है। इस बार पुलिस ने कोई जोखिम नहीं लिया। अधिकारियों ने साफ कहा, आज यह बचा तो फिर लंबा खेल हो जाएगा। पूरी टीम ने रात भर योजना बनाई और सुबह होते ही उस फार्म हाउस को चारों तरफ से घेर लिया। अब मुकाबला सीधा था, या तो वह पकड़ा जाएगा या फिर एक और कहानी बन जाएगी। अंदर मौजूद काला जठेड़ी को शायद अंदाजा भी नहीं था कि इस बार घेरा इतना जल्दी कस जाएगा। जैसे ही गेट खुला, पुलिस टीम सीधी अंदर घुसी। वह कुछ सेकंड के लिए हक्का बक्का रह गया और उसके मुंह से बस इतना निकला, इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए? लेकिन अब देर हो चुकी थी। बिना किसी फायरिंग के देश के सबसे वांटेड अपराधियों में शामिल उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसने पहचान छिपाने के लिए लंबे बाल, घनी दाढ़ी और बदला हुआ लुक अपनाया था, मगर पुलिस ने उसे तुरंत पहचान लिया। सच यही है कि छल ज्यादा वक्त तक नहीं चलता। दोनों को दिल्ली लाया गया, जहां पुलिस ने काला जठेड़ी पर MCOCA जैसी सख्त धाराएं लगाईं, ताकि वह आसानी से जमानत पर बाहर ना आ सके और उसके पूरे गिरोह की रीढ़ टूट जाए। उसके खिलाफ दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में 30 से 40 तक गंभीर मामले दर्ज थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अधिकारियों ने बताया कि कैसे करीब 6 महीनों तक 12 राज्यों में लगातार ऑपरेशन चलाकर उसे पकड़ा गया। एक अधिकारी ने कहा, हमारी टीमें लगातार इसके मूवमेंट को ट्रैक कर रही थीं। आखिरकार कल इसे सहारनपुर से पकड़ लिया गया। इस पूरे ऑपरेशन ने साफ कर दिया कि यह सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं, बल्कि लंबे समय से चल रही पीछा पकड़ की कहानी का अंत था। जांच में यह भी सामने आया कि फरारी के दौरान अनुराधा और काला जठेड़ी एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे। इस दौरान लॉरेंस बिश्नोई जैसे नामों से भी उन्हें मदद मिलती रही। कहा गया कि वह विदेशों जैसे दुबई और मलेशिया से भी फोन के जरिए अपने नेटवर्क को ऑपरेट करता रहा था, यानी फरार रहते हुए भी उसका असर खत्म नहीं हुआ था। उसकी फरारी पुलिस के लिए किसी लंबे और थकाऊ खेल जैसी बन चुकी थी। देश के कई राज्यों में उसकी तलाश चल रही थी, लेकिन हर बार वह कुछ कदम आगे निकल जाता था। एक अफसर ने थक कर कहा था, ऐसा लगता है जैसे यह आदमी हर बार हमारी चाल पहले से जान लेता है। दूसरा बोला, इसे पहले ही खबर मिल जाती है, अंदर से कोई मदद जरूर है। लेकिन इसी अपराध और भाग दौड़ भरी जिंदगी के बीच एक अलग कहानी भी चल रही थी, प्यार की। और उस कहानी का नाम था अनुराधा चौधरी, वही महिला जो उसकी गिरफ्तारी के वक्त उसके साथ खड़ी थी। सहारनपुर के जिस फार्म हाउस से दोनों पकड़े गए, वहां तक पहुंचने से पहले ही उनकी कहानी कई मोड़ ले चुकी थी। अनुराधा चौधरी राजस्थान की रहने वाली थी और उसका पिछला सफर भी कम उलझा हुआ नहीं था। कभी वह आनंदपाल सिंह के बेहद करीब मानी जाती थी। 2017 में आनंदपाल के एनकाउंटर के बाद हालात बदल गए और अनुराधा ने अपनी राह अलग बना ली। धीरे धीरे वह खुद उस दुनिया का हिस्सा बन गई जहां उसे अलग अलग नामों से जाना जाने लगा। कभी मैडम मिस, कभी लेडी डॉन। हथियार संभालना, फैसले लेना और जोखिम उठाना उसके लिए नई बात नहीं रही थी। काला जठेड़ी और अनुराधा की पहली मुलाकात भी साधारण नहीं थी। 2020 के आसपास जब काला लगातार फरार था और पुलिस से बचते हुए जगह जगह घूम रहा था, उसी दौरान किसी काम के सिलसिले में दोनों आमने सामने आए। मुलाकात छोटी रही, लेकिन असर गहरा था। दोनों ने एक दूसरे में वही बेचैनी और वही खतरे से भरी जिंदगी देखी जो खुद उनकी अपनी थी। बाद में काला ने अपने एक साथी से कहा, यह अलग है, डर नाम की चीज नहीं दिखती इसमें। जवाब मिला, भाई इसे हल्के में मत लेना, अपने दम पर भी बहुत कुछ संभाल सकती है। अनुराधा पढ़ी लिखी थी, कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएट और अंग्रेजी पर अच्छी पकड़ रखती थी।
दोनों का सफर धीरे धीरे साथ चलने लगा। छिपते हुए, जगह बदलते हुए, एक दूसरे को बचाते हुए उनका रिश्ता गहराता गया। जो शुरुआत में सिर्फ साथ काम करने तक था, वह वक्त के साथ निजी हो गया। भागती दौड़ती जिंदगी में ही उन्हें एक दूसरे का सहारा मिल गया। जुलाई 2021 में जब सहारनपुर से दोनों पकड़े गए तो कहानी ने नया मोड़ लिया। काला झटेड़ी जेल चला गया और अनुराधा कुछ समय बाद जमानत पर बाहर आ गई। लेकिन दोनों के बीच का रिश्ता खत्म नहीं हुआ, बल्कि और मजबूत हो गया। कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई, जो काला का करीबी था, उसने भी कई बार दोनों के संपर्क में रहने में मदद की। अलग अलग जेलों और हालात के बावजूद मिलने के रास्ते निकल ही आते थे। अनुराधा ने एक बार अपनी दोस्त से कहा था, वो जैसा भी है मेरे लिए हमेशा खड़ा रहता है, ऐसा साथ बार बार नहीं मिलता। वहीं दूसरी तरफ काला ने भी अपने लोगों से कहा, इसके बिना कुछ नहीं है, जो होगा इसके साथ ही होगा। धीरे धीरे दोनों ने तय कर लिया कि हालात जैसे भी हों, वे शादी करेंगे। जेल की दीवारें और दूरियां उनके फैसले के बीच नहीं आ सकी। 2024 की शुरुआत में काला झटेड़ी ने दिल्ली की अदालत में एक अर्जी दी कि उसे शादी के लिए पैरोल दी जाए। उसने संविधान के अनुच्छेद 21 का हवाला देते हुए कहा कि एक कैदी होने के बावजूद उसे शादी करने का अधिकार है। इस पर लंबी बहस चली, अलग अलग पहलुओं पर चर्चा हुई और आखिरकार अदालत ने सीमित समय के लिए कस्टडी पैरोल मंजूर कर दी। 12 मार्च 2024 को द्वारका इलाके का एक बैंक्वेट हॉल पूरी तरह किले जैसा बना दिया गया। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक का समय तय था। तिहाड़ जेल से काला झटेड़ी सफेद कुर्ता पायजामा और बैंगनी सदरी पहनकर बाहर आया। उसके चारों तरफ हथियारबंद कमांडो थे। द्वारका सेक्टर 3 स्थित संतोष गार्डन के बाहर 200 से ज्यादा पुलिसकर्मी, स्नाइपर और स्पेशल फोर्स तैनात थी। अंदर मंच तैयार था। कुछ देर बाद अनुराधा लाल साड़ी में दुल्हन बनकर पहुंची। उसे भी कड़ी सुरक्षा में लाया गया। दोनों ने मंच पर वरमाला डाली, फेरे लिए और उसी दौरान पहली बार लोगों ने काला झटेड़ी को बिना हथकड़ी के देखा। हालांकि चारों ओर सुरक्षा घेरा बना रहा। परिवार के लोगों को भी सख्त जांच के बाद ही अंदर आने दिया गया था। करीब 4 घंटे बाद वही काला झटेड़ी दोबारा तिहाड़ जेल के लिए रवाना कर दिया गया। अगले दिन उसे उसके गांव झटेड़ी ले जाया गया, जहां गृह प्रवेश की रस्म हुई। वहां भी हर तरफ पुलिस तैनात थी। इस तरह उसकी जिंदगी में एक नया अध्याय जुड़ा, शादी का, साथ का। लेकिन इसके बाद भी उसकी परेशानियां खत्म नहीं हुई। तिहाड़ की ऊंची दीवारों के पीछे वह फिर उसी दुनिया में लौट आया, जहां दिन धीमे चलते हैं और दिमाग में सवाल तेज घूमते रहते हैं। अदालतों की तारीखें, पुराने केस और नई फाइलें, सब उसके सामने एक एक कर खुलती रहीं। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और उत्तर प्रदेश मिलाकर उसके खिलाफ 30 से 40 तक गंभीर मामले दर्ज थे। कभी कभी वह खुद से सोचता, जिंदगी कहां से कहां पहुंच गई। पहले गोलियों की आवाज थी, अब कागजों की लड़ाई है। दूसरी तरफ पुलिस और प्रशासन भी उसके नेटवर्क को खत्म करने में जुटे थे। उसकी संपत्तियों पर कार्रवाई शुरू हो चुकी थी और एक के बाद एक जब्ती के नोटिस जारी हो रहे थे। अब यह लड़ाई सिर्फ सड़कों या गैंग के बीच नहीं थी, बल्कि कानून और सिस्टम के बीच चल रही थी, जहां हर अगला कदम उसकी आने वाली जिंदगी तय करने वाला था। उसके गिरोह के लोग एक एक करके कानून की पकड़ में आते जा रहे थे। कुछ गिरफ्तार हुए, कुछ गैंगवॉर में खत्म हो गए। काला झटेड़ी खुद भले जेल में बंद था, लेकिन उसके नाम की चर्चा अब भी गलियों, चाय की दुकानों और लोगों की बातों में जिंदा थी। तभी 2025 के जून महीने में एक ऐसी खबर सामने आई जिसने सबको चौंका दिया। काला झटेड़ी ने अदालत में अर्जी लगाई कि उसे IVF के जरिए पिता बनने की अनुमति दी जाए, ताकि वह अनुराधा के साथ संतान पैदा कर सके। उसकी यह मांग सुनकर कई लोग हैरान रह गए। एक तरफ उसका अतीत था, अपराध, फरारी और खौफ, और दूसरी तरफ यह इच्छा कि उसका परिवार आगे बढ़े। अदालत में उसने कहा, गलतियां हुई हैं, लेकिन वंश को आगे बढ़ाना भी जरूरी है। इस पर बहस शुरू हो गई। कुछ लोगों ने सवाल उठाए, क्या ऐसे लोगों को यह सुविधा मिलनी चाहिए? वहीं कुछ ने कहा, आखिर वह भी इंसान है, उसके भी अधिकार हैं। लंबी चर्चा के बाद अदालत ने उसकी मांग मान ली। इसके बाद डॉक्टरों की टीम तिहाड़ जेल पहुंची और कड़ी सुरक्षा के बीच मेडिकल प्रक्रिया पूरी की गई। वहीं से सैंपल लेकर बाहर अनुराधा के इलाज के लिए प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई। यह पूरा मामला अपने आप में अलग था, क्योंकि बहुत कम ही ऐसे उदाहरण सामने आते हैं जहां एक कुख्यात आरोपी इस तरह पिता बनने की कोशिश करता नजर आए। इस दौरान
उसका अतीत बार बार उसके सामने आता रहा। लॉरेंस बिश्नोई जैसा साथी, नीरज भवाना जैसी दुश्मनी और अनुराधा जैसा साथ, इन सब के बीच उसकी कहानी कई रंग दिखा चुकी थी। अपराध, दोस्ती, विश्वासघात और रिश्तों का एक ऐसा मिश्रण जिसमें हर मोड़ पर कुछ नया था। तिहाड़ जेल की एक छोटी सी कोठरी में बैठकर वह कभी अपनी पुरानी तस्वीरें देखता, कभी हथियारों के साथ खड़ा नौजवान, कभी शादी के दिन की तस्वीर, तो कभी अखबारों में छपी अपनी खबरें। इन सब के बीच उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती, जैसे वह खुद ही सोच रहा हो, जिंदगी ने अजीब रास्ते दिखाए। अब उसका आगे का रास्ता अदालत के फैसलों पर टिका हुआ है। कोई कहता है उसे उम्र कैद होगी, कोई मानता है सजा और भी सख्त हो सकती है। लेकिन इतना तय है कि उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। आगे क्या होगा यह वक्त ही बताएगा। फिलहाल उसके किस्से अब भी लोगों के बीच जिंदा है, कहीं डर के रूप में, कहीं एक कहानी के रूप में जिसे लोग बार बार सुनाते हैं और हर बार उसमें कुछ नया ढूंढते हैं। अगर ऐसी सच्ची घटनाओं और उनके पीछे छिपी परतों को समझना आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। रिवीलिंग आइज पर हम ऐसी ही कहानियों को नए नजरिए से सामने लाते हैं, जहां सच, अफवाह और इंसानी पहलू एक साथ नजर आते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और जुड़े रहें, क्योंकि यहां हर कहानी के पीछे छुपा सच सामने लाया जाता है।